अनपेड सेलर कौन, कि सर जिसको पूरी प्राइस, फुल प्राइस ऑफ द गुड्स हैज नॉट बीन पेड, वो होता है अनपेड सेलर। ठीक है। अभी अनपेड सेलर का दो तरीके के राइट्स होते हैं, राइट्स अगेंस्ट द गुड्स एंड राइट्स अगेंस्ट द बायर। राइट अगेंस्ट द गुड्स हमने करना चालू किया था। राइट अगेंस्ट द गुड्स भी दो सिचुएशन में, जब ओनरशिप या प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज पास्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, एंड जब प्रॉपर्टी इन द गुड्स हैज नॉट पास्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर। दोनों में अपन ने तीन चीजें तो कॉमन पढ़ी थी। एक तो राइट ऑफ लिएन, इसमें भी है इसमें भी है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, इसमें भी है इसमें भी है। राइट ऑफ रीसेल, इसमें भी है। राइट ऑफ रीसेल, इसमें भी है। एक जगह एक राइट एक्स्ट्रा आता है, राइट ऑफ विदहोल्डिंग द डिलीवरी, उसका कोई मतलब नहीं है विशेष, इसलिए क्या है, जैसे ही हम ये तीनों पूरे करेंगे और एक वो एक्स्ट्रा वाला करेंगे, हमारा राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स पूरा हो जाएगा। कल हमने राइट ऑफ लियन कर लिया था पूरा, फिजिकल पोजेशन को अपने पास में रोक के रखने का राइट गुड्स का, वो राइट ऑफ लियन जब तक कि गुड्स जो है उनकी प्राइस नहीं मिल जाती। ठीक है। गुड्स किसी भी कैपेसिटी में आपने होल्ड किए हैं, चाहे सेलर की कैपेसिटी में चाहे बेली की कैपेसिटी में, ये इममटीरियल है, किसी भी कैपेसिटी में गुड्स आपके पास में है, आप उन पे राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है। चलो, तो अब आज अपन राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट चालू करते हैं। स्टॉपेज इन ट्रांजिट के बारे में मैंने कल आपको बहुत बेसिक से एक आउटलुक दे दिया था कि सर स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी तब अवेलेबल होगा जब गुड्स ट्रांजिट में हो। ट्रांजिट का मतलब कभी ये नहीं होता है कि गुड्स फिजिकली मूविंग हो। ट्रांजिट का मतलब जैसे ही आपने अपना फिजिकल पोजेशन छोड़ दिया और गुड्स को ले जाने वाले के पास में दे दिया, ठीक है, तो वो ट्रांजिट चालू हो गया। ठीक है। चाहे उसके ऑफिस में ही रखे हुए तो भी ट्रांजिट चालू रहेगा, और ट्रांजिट कब तक खत्म होएगा ये हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट केवल 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 तब अवेलेबल होता है जब बायर इंसॉल्वेंट हो रहा हो, इंसॉल्वेंट हो गया हो और माल अभी भी ट्रांजिट में चल रहा है, ट्रांजिट में है, तो आप राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकते हैं केवल इस सिचुएशन में। जबकि राइट ऑफ लियन आप सर जब पेमेंट नहीं मिला हो, ठीक है, तब एक्सरसाइज कर सकते हैं, चाहे बायर सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है, दोनों ही सूरत में एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। देव पसारी, Yes, sir. पास में किसका फोटो लगा रखा है? नहीं किसी का चलो आ जाओ। अच्छा, तूने हाथ खड़ा किया था, कोई डाउट है क्या? नहीं सर, मेरे को एक चीज पूछा था कि ये चैप्टर कब तक खत्म होगा, तो फिर टेस्ट अगले टाइम तो पे रहेगा। अच्छा, भले ही मैंने आज सवेरे ये कहा कि 3 चैप्टर का टेस्ट नहीं, जब चौथा पूरा हो जाएगा तब हम टेस्ट लेंगे। ठीक है। हम्म। इसका मतलब तुम लोग खुश हो गए कि चलो आज तो तैयारी करनी ही नहीं है, आज मौज मारेंगे। ठीक है, ऐसा मत करना। जैसे ही चौथा चैप्टर खत्म होगा, मैं प्रिया मिस को पहले से पेपर दे के रखूंगा कि ले लो अगले दिन। ठीक है, इसलिए तुम अपनी तैयारी चौथे चैप्टर कर रहे हैं, जितना टाइम और मिल गया है कि पहले 3 जिसने तैयार नहीं किए हैं वो तैयार कर ले, और चौथा तो साथ साथ में तैयार हो ही रहा है। तो तुम तो रेडी रहना, अगले दिन भी हो सकता है, जैसे ही 4th चैप्टर खत्म हुआ अगले दिन भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। चलो, नेक्स्ट, कि सर स्टॉपेज इन ट्रांजिट जो है, ट्रांजिट क्या होता है? स्टॉपेज इन ट्रांजिट केवल जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया हो तब ये राइट मिलता है। ठीक है। और बेसिक बातें, बेसिक आउटलुक दे दिया, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। देव। Right of stoppage in transit, section 50 to 52, meaning right of stoppage of goods in transit means right of an unpaid seller to stop further transit of goods with a view to regain actual or constructive possession of goods till the price is paid. Where the buyer has become insolvent and the unpaid seller has parted with the possession of the goods, the seller can stop the goods in transit until the price is paid or tendered to him. देखो, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट मींस राइट ऑफ एन अनपेड सेलर टू स्टॉप फर्दर ट्रांजिट ऑफ गुड्स with a view to regain the actual or constructive possession of goods till the price is paid. कल मैंने आपको बोला था right of lien is a right to retain the possession of the goods and right of stoppage in transit is a right to regain the possession of goods. Retain and regain,
ठीक है, रीगेन वापस ले लेना, रीटेन अपने तक ही रख लेना, दबा के रख लेना, अपने पास रख के रखना जब तक कि उसकी प्राइस नहीं मिल जाते। ठीक है, वेयर द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, ये इंपॉर्टेंट है, एंड द अनपेड सेलर हैज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ द गुड्स, गुड्स उसने कैरियर को दे दिए, ठीक है, और बायर हो गया इंसॉल्वेंट, तो फिर सेलर कैन स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट अंटिल द प्राइस इज पेड और ऑफर्ड टू हिम, जब प्राइस जब तक उसको दे नहीं दी जाती, ऑफर नहीं कर दी जाती, तब तक वो गुड्स को रोक सकता है जो गुड्स ट्रांजिट में है। यदि ट्रांजिट खत्म हो गया तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट भी खत्म हो जाएगा, उससे पहले ये राइट एक्सरसाइज कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कंडीशंस ऑफ एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट को कब एक्सरसाइज कर सकते हैं, इस राइट को कब एक्सरसाइज कर सकते हैं, आइए पढ़ते हैं। देव, मंशा शर्मा, ईशा मांगड़, रिया, कनक, क्या हुआ भाई, वीडियोस ऑन नहीं है, बान्यमीज, आईफोन, शिरीन, दिया, जैन, पुलकित, दिया शेट्टी, वीडियो ऑन करो रे, स्विच ऑन योर वीडियोस एवरीवन। देव पढ़ना चालू कर, कंडीशंस ऑफ एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। The seller is unpaid. सबसे पहली और बेसिक बात, सर सेलर खुद अनपेड होना चाहिए, यदि वो अनपेड सेलर नहीं है, उसको पेमेंट हो गया है, तो फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट, He is parted with possession of the goods. he has parted with possession of the goods, उसने goods का possession, फिजिकल possession पार्ट विद कर दिया, दे दिया है। थर्ड, The buyer must be insolvent. बायर इंसॉल्वेंट नहीं है तो आप राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। फोर्थ, The goods must be in transit. गुड्स ट्रांजिट में नहीं है, ट्रांजिट खत्म हो गया है, ट्रांजिट कैसे कैसे खत्म होता है हम पढ़ेंगे, ट्रांजिट ही खत्म हो गया है, तो फिर अब राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी नहीं रहेगा। फिफ्थ, The right is subject to provision of this act. द राइट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि इस एक्ट में कहीं पर कुछ और लिखा हुआ है, तो दिस राइट इज सब्जेक्ट टू दैट प्रोविजन ऑल्सो, यदि उसमें कुछ अदरवाइज बात करी गई है, ये आगे थोड़ा बहुत कहीं एक आध जगह काम आएगा, जहां पर हमको दूसरे एक्ट, मतलब दिस एक्ट का दूसरा प्रोविजन जहां इसके आड़े आता है। ठीक है, अब मैंने कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट को समझाओ, ये राइट कब अवेलेबल होता है, तो सर बच्चों ने समझा तो दिया स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या होता है, कंडीशंस क्या है स्टॉपेज इन ट्रांजिट की, कंडीशंस क्या है, तो सर आपको ये देखना है कि जब आप ये 5 पॉइंट्स मेंशन कर रहे हो कि सर सेलर अनपेड होना चाहिए, हु हैज पार्टेड विद पोजीशन ऑफ द गुड्स, बायर इंसॉल्वेंट हो गया होना चाहिए, गुड्स अभी तक ट्रांजिट में होने चाहिए, और पांचवा, दिस राइट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, ये एज इट इज बच्चे टीप के आ जाते हैं। ठीक है, अरे दिस एक्ट का मतलब है दिस राइट इज सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पूरा लिखना आप लोग, दिस राइट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजंस ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, आप तो दिस एक्ट लिख दोगे, ऐसा नहीं चलेगा मेन एग्जाम में, मेन एग्जाम में आपको रेफरेंस देना पड़ेगा कि सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट के दूसरे प्रोविजंस से इफ्स एंड बट्स आ सकते हैं, उनके सब्जेक्ट पे है। देव बोल, देव क्या हुआ, लिखेंगे ना, as per the provision of sale of the goods. as per the provisions of sale, this right is subject to the provisions of sale of goods act, ठीक है, ऐसा करके लिखना। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ देव। Goods in transit does not mean that goods should be actually moving. They should be custody of carrier who must hold goods in his own name. देखो, गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब ये नहीं है, लेमैन या नॉर्मल बंदे के मन में ट्रांजिट सुनते ही क्या समझ में आएगा कि गुड्स मूव हो रहे हैं फ्रॉम बायर टू, फ्रॉम सेलर टू बायर, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। गुड्स इन ट्रांजिट डज नॉट मीन दैट गुड्स शुड बी एक्चुअली मूविंग, दे शुड बी इन कस्टडी ऑफ कैरियर, दे शुड बी इन, वर्ड यहाँ अपने नोट्स में लिख लो, दे शुड बी इन custody of courier who must hold the goods in his own name, who must, they should be in custody of courier who must hold the goods in his own name, जिसने गुड्स को अपने खुद के नाम पे, who must hold the goods in his own name, देखो who must hold the goods in his own name का मतलब बाद में बताऊंगा, अभी यहाँ पर कोई महत्व नहीं है। मेन चीज क्या है,
they should be in the custody of the carrier. Goods should be in the custody of the carrier. अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रांजिट कब खत्म होता है या कब राइट ऑफ ट्रांजिट व्हेन डज इट कम टू एन एंड और व्हेन दिस राइट गेट्स लॉस्ट। ठीक है, ये मेन जो तुम लोग पूछे थे ना सर, ट्रांजिट कब तक रहेगा, कब खत्म हो जाएगा, ये कुछ काफी सारी बातें उसके बारे में, व्हेन ट्रांजिट कम्स टू एन एंड और इज लॉस्ट। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट पढ़ भाई। When the buyer or other bailey obtains delivery. When the buyer or other bailey obtains delivery, other bailey का मतलब समझो सर, सेलर ने बायर के लिए माल भेजा, माल अभी ट्रांजिट में चल रहा है, जब बायर ने उसकी गुड्स की डिलीवरी ले ली तो ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। देखना, यहाँ सेलर ने गुड्स को डाला ऑफिस में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफिस में, वहां ट्रांजिट चालू हो गया, फिर सही में वो ट्रक में गया, ट्रक से एक जगह दूसरी जा रहा है, डेस्टिनेशन के ऑफिस में यहां पर आके माल उतर गया। अभी माल उतर गया तो भी ट्रांजिट चालू है, माल उतर गया तो भी ट्रांजिट चालू है, ये बात ध्यान रखना। ट्रांजिट यहां तक चालू है, ऐसा मत बोलना कि माल उतर गया तो ट्रांजिट खत्म हो गया, नहीं, ट्रांजिट चालू है। ट्रांजिट कब तक रहेगा, जब तक कि बायर ने या बायर के बिहाफ पे किसी बेली ने उसका पोजीशन ऑब्टेन नहीं कर लिया है, तब ट्रांजिट खत्म होगा। क्या ये बात, पहला पॉइंट समझ में आया कैसे ट्रांजिट खत्म होता है? व्हेन द बायर ऑब्टेन्स द डिलीवरी और अदर बेली ऑब्टेन्स द डिलीवरी। बोलो सर, समझ में आ गया फर्स्ट पॉइंट, यस और नो? Yes, sir. सेकंड पॉइंट पढ़ भाई। Where the buyer or his agent obtains delivery of the goods before they arrive at the appointed destination. गुड्स मुंबई से पुणे जा रहे थे, गुड्स मुंबई से पुणे जा रहे थे, ठीक है, तो सर हुआ क्या, कैरियर माल लेके जा रहा था और बायर का संपर्क था कैरियर से, यहाँ बीच में कोई एक सिटी आई, पॉइंट आया, बायर बोला देख मैं, अरे मैं वहीं खड़ा हूं, क्यों ठेठ वहां तक ले जा रहा है, गुड्स मेरे को यहीं दे दे। तो सर यहां पर बीच में ही उसने, बायर ने डिलीवरी ले ली हो। देखो, where the buyer or his agent obtains the delivery of the goods before they arrive at the appointed destination। appointed destination तो पुणे था, उसके पहले ही उन गुड्स की डिलीवरी ले ली, तो सर वो ट्रांजिट वहीं खत्म हो जाएगा। मतलब ट्रांजिट कब खत्म होगा, जब गुड्स बायर या उसके एजेंट या दूसरे बेली के पास में पहुंच जाते हैं, तो फिर यानी उसका इफेक्ट क्या हो रहा है कि बायर के पास में गुड्स पहुंच जा रहे हैं, ठीक है, एक तरीके से, तब ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट पढ़ भाई। Where the carrier or other bailey wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer or his agent. Where the carrier or other bailey wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer or his agent। गलत तरीके से, गलत तरीके से, सर ये कैरियर है, ये इसको wrongfully गुड्स देने से मना कर रहा है, गलत तरीके से, ठीक है, तो फिर उन गुड्स का वो कहते हैं ना खत्म हो जाएगा ट्रांजिट। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल समझो। देव ने पुलकित के लिए, देव बैठा है मुंबई, पुलकित बैठा है पुणे, पुलकित के लिए माल यहां से रवाना किया रेलवेज में। रेलवेज में माल रवाना करते हुए देव ने उसका पूरा जो भाड़ा होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन का भाड़ा, वो देव ने भरा हुआ है। पुलकित से बस इतना था, रेलवे ने बोला था कि पुलकित तो बस एक 500 रुपए की रसीद कटानी होगी, हम पूरा माल उसको हैंड ओवर कर देंगे, ठीक है। पुलकित जब माल यहाँ पहुंचा, पुलकित लेने गया, पुलकित ने 500 रुपीज की रिसिप्ट कटा ली, 500 रुपए जमा करेंगे। लेकिन रेलवे वाले ने बोला मैं तब तक तेरा माल नहीं छोड़ूंगा जब तक तू 200 रुपए मेरे को अलग से नहीं देता, ठीक है, मैं तब तक तेरा माल नहीं छोड़ूंगा जब तक 200 रुपए तू मेरे को अलग से नहीं देता, तब तक। यानी कि उसने गलत तरीके से ब्राइब मांग ली ना, तो उसने गलत तरीके से बायर को माल की डिलीवरी देने से मना कर दिया, तो सर ट्रांजिट वहीं खत्म हो जाता है, ठीक है। क्या तुमको ये बात समझ में आई?
उसका कोई राइट नहीं बनता था 200 रुपये लेने का, तो भी मांगा गलत तरीके से, ब्राइब के नेचर में उसने ब्राइब मांगा, तो ब्राइब के नेचर में पैसे मांगे, गलत तरीके से उसने डिलीवरी देने से मना कर दिया, ट्रांजिट वहीं खत्म। यानी कि इसका इफेक्ट समझो, अब बायर यदि इंसॉल्वेंट भी हो जाता है तो भी राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रांजिट खत्म हो चुका है। गुड्स अब ट्रांजिट में नहीं माने जाएंगे जब बायर को या उसके एजेंट को कैरियर ने गलत तरीके से मना कर दिया है डिलीवरी देने से। थोड़ा सा सोच के देखो, यदि डिलीवरी दे देता, गलत तरीके से रोकता नहीं, तो भी ट्रांजिट खत्म हो जाता ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। When part delivery implies the delivery of the whole. When part delivery implies the delivery of the whole, देव ने पुलकित के लिए 1000 पेयर ऑफ शूज भेजे थे। 1000 पेयर ऑफ शूज यहां पर पहुंच गए, पुलकित आया करियर के पास में, उसने बोला ये 1000 पेयर ऑफ शूज हैं। पुलकित ने कहा अच्छा मैं ऑटो लोडिंग ऑटो लेके आता हूँ। पहले 500 लेके गया, इसने पूरे 1000 दे दिए, ठीक है, यहाँ पर रखे हुए हैं। पहले 500 लेके गया, तो यहाँ पर पार्ट माल इसको हैंडओवर हो चुका है, बट इन कंटिन्यूएशन ऑफ द होल में हुआ है, तो भी पूरे माल के लिए ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, भले ही वो आज भी यहाँ पर बाकी के 500 पड़े हुए हो, पर वो सेकंड चक्कर में लेके जाएगा। ठीक है, एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. बीच में मेरा कनेक्शन थोड़ा सा लूज हो गया था। क्या मैं सबको सुनाई दे रहा हूँ बेटा? है ना देव? Yes, sir. ठीक है, अच्छा है ना। तो सर उसने 500 ही पहले लेके गया, बट दिस पार्ट डिलीवरी इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द होल, तो मान लिया जाएगा पूरे माल पे ट्रांजिट, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मतलब ट्रांजिट खत्म हो गया, तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट वैसे ही छूट गया है। एग्जाम में क्वेश्चन बना के दे सकते हैं कि 1000 पीस इसको पकड़ा, देने की बात करी, पर इसने कहा मेरी गाड़ी में तो 500 ही आएंगे, तो 500 आपके पास रखो, मैं पहले 500 लेके जाता हूँ, सेकंड राउंड में 500 लेके जाऊंगा। जैसे ही उसने ऐसा किया, जैसे ही उसने ऐसा किया, मतलब दिस पार्ट डिलीवरी इज इन कंटिन्यूएशन ऑफ द होल, सर वैसे ही सर पूरे पूरे पे ट्रांजिट का राइट खत्म हो गया, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा हुआ है पार्ट डिलीवरी implies द डिलीवरी ऑफ द होल, हमने ये पहले भी पढ़ा हुआ है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स में ये बात पढ़ी है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ रहे बेटा। Where the carrier acknowledges the buyer that he is holding the goods for buyer. देखो सर, देव ने पुलकित के लिए माल भेजा, ये इस बीच में माल ट्रांजिट में चल रहा है, जैसे ही यह इस वाले ऑफिस में पहुंचा, कैरियर ने पुलकित को इन्फॉर्म कर दिया सर आपका गुड्स आ गया है, अब मैं आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूं, आपका गुड्स आ गया है, अब मैं आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूं। तो इसका मतलब एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गया या नहीं हो गया? बोलो, एक्नॉलेजमेंट डिलीवरी, इसने एक्नॉलेज कर दिया ना कैरियर ने, नाउ आई एम होल्डिंग द गुड्स ऑन योर बिहाफ, तो ट्रांजिट वहां खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? क्योंकि उसका इफेक्ट वही हो गया ना, ये एक्नॉलेज करने का कि अब गुड्स जो है वो आपके बिहाफ पे मैं होल्ड कर रहा हूं, यानी कि एक्चुअल में कैरियर जो है वो बायर के बिहाफ पे होल्ड कर रहा है, बायर के बिहाफ पे होल्ड कर रहा है, तो यानी उसका इफेक्ट वही हो गया ना जैसे बायर को डिलीवरी मिल गई हो गुड्स की, यानी कि सर ट्रांजिट खत्म। तो अब भले ही गुड्स कैरियर के पास में है, लेकिन उसने यदि बायर को एक्नॉलेज कर दिया गुड्स आ गए भाई तेरे बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूं, तो अब सर ट्रांजिट खत्म हो जाएगा और स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट भी खत्म हो जाएगा। क्या ये पार्ट समझ में आया? where the carrier acknowledges the buyer that he is holding the goods for buyer now, ठीक है, तो फिर ट्रांजिट वाला राइट खत्म। unless the seller has reserved the right of disposal of the goods, unless the seller has reserved the right of disposal of the goods, अब इसका मतलब समझो, ये एक एक्सेप्शन है इस पॉइंट का। सर देव ने पुलकित के लिए माल बेचते हुए जो रेलवे ने पावती दी या ट्रक वालों ने पावती दी ना, उस पे अपना नाम लिखा लिया था
या पुलकित के यहाँ पर इसका कोई एक एजेंट अपॉइंट किया हुआ था, उसका नाम लिखा दिया कि माल इसको देगा या माल मिलेगा। तो सेलर ऐसा करके क्या कर रहा है, ही इज रिजर्विंग हिज राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स, क्योंकि पावती मेरे पास में है, मैं दिखाऊंगा, मेरा नाम है, तो मेरे को मिलेंगे गुड्स। तो ही इज, what the seller is doing, he is reserving his right of disposal of goods, he is reserving his right of disposal of goods। ठीक है, तो अब ऐसा करने से गुड्स पे उसी का राइट होगा, डिस्पोजल पे, डिलीवरी पे, जो भी है उसका सेलर का ही राइट होगा। अब यदि है ना कैरियर ने पुलकित को इन्फॉर्म कर भी दिया गुड्स आ गए आपके भी, आप होल्ड कर रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुड्स तो सर सेलर की ही कस्टडी में माने जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट Then goods are delivered to carrier hired by the buyer. देखो, सेलर ने बायर के लिए माल भेजा, ये माल यहाँ ट्रांजिट में चल रहा है, तो बायर ने एक कैरियर टैक्सी वाले को या लोडिंग वाले को भेजा यहाँ पर कि जाओ और है ना माल लेके आ जाओ। तो जैसे ही इसने, क्या नाम है, रेलवे ने या ट्रक वालों ने माल इस कैरियर को हैंडल किया जो कि बायर के बिहाफ पे एक्ट कर रहा है, तो सर वैसे ही उसका इफेक्ट तो वही होगा ना, जैसे कि बायर के हाथ में गुड्स पहुंच गए, जैसे कि बायर के हाथ में गुड्स पहुंच गए, तो सर ट्रांजिट वही खत्म हो जाएगा। व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ कैरियर व्हिच इज हायर्ड बाय द बायर, जो बायर ने हायर किया था, तो फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो, मतलब ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। ट्रांजिट खत्म होने का मतलब राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट भी खत्म हो जाएगा। बोलो सर, क्या ये सबको समझ में आया? ट्रांजिट क्या होता है, ट्रांजिट कैसे कैसे खत्म होता है, ट्रांजिट का राइट कब कब मिलता है? ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बताओ। एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? देव, ईशा, झील, शिरिन, कनक, रिया, रिया, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. देव कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ हाँ सर, मेरे को एक बार सेकंड लास्ट पॉइंट का एक्सेप्शन वापस समझाओ, मेरे को इतना खास अरे एक्नॉलेजमेंट वाला। यार, फिर तूने क्या पढ़ाई की है 3 चैप्टर्स तैयार करने के लिए? यदि नहीं नहीं, एक्सेप्शन थोड़ा सा डाउट है। यदि सेलर बायर को माल की डिलीवरी देते वक्त, मतलब कैरियर के पास में देते वक्त, he reserves his right of disposal of goods, he reserves his right of disposal of goods। कैसे? वो पावती खुद के नाम पे ही कटा लेता है या अपने किसी एजेंट के नाम पे कटा लेता है जो बायर के सिटी में बैठा हुआ है, तो माल उसी को डिलीवर होगा। ठीक है, तो सर ऐसा करके उसने उन गुड्स का डिस्पोजल का राइट या तो खुद डायरेक्टली खुद के पास में, अपने एजेंट के पास में रख लिया, यानी उन गुड्स को देने नहीं देने का राइट किसके पास में आ गया? अभी भी खुद सेलर के पास में ही है। तो ऐसा किया है, तो फिर भले ही कैरियर ने बायर को इन्फॉर्म कर दिया सर आपका माल आ गया, अब मैं आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ट्रांजिट खत्म नहीं होगा जहां पर सेलर ने अपना राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स को जिंदा रखा है, वो ट्रांजिट खत्म नहीं होगा। बात समझ में आई? ठीक है, Yes. भले ही कैरियर ने इसको इन्फॉर्म कर दिया तुम्हारे गुड्स आ गए, अब मैं आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर। अदरवाइज जैसे ही कैरियर ने बायर को इन्फॉर्म किया, ये रिजर्विंग राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं होता, तो फिर जैसे ही कैरियर ने बायर को इन्फॉर्म किया, जैसे ही कैरियर ने बायर को इन्फॉर्म किया, वैसे ही ट्रांजिट खत्म हो जाएगा कि अब से मैं गुड्स आपके बिहाफ पे होल्ड कर रहा हूं। जैसे ही ये बोला तो सर ट्रांजिट खत्म, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो जाएगी। नेक्स्ट, अब आते हैं अपन एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन राइट ऑफ लियन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है, एक एक करना चालू करते हैं, याद रखना एग्जाम के हिसाब से। 5 तो पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, ऑब्जेक्टिव पढ़ भाई। Objective: right of lien, the retain possession of goods, and right of stoppage in transit, to regain possession of goods handed over to a carrier for the purpose of transmission. देखो, एक इज राइट ऑफ लियन इज अ राइट टू रिटेन, अपने पास में रिटेन करके रखने का राइट है, पोजेशन ऑफ गुड्स। जबकि रीगेन, एक बार माल जो है सेलर ने कैरियर को दे दिया, कैरियर से वापस रीगेन करने का राइट है, कैरियर से वापस रीगेन करने का राइट है। ठीक है, रीगेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स हैंडेड ओवर टू द कैरियर फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन, उससे हम रीगेन कर लेते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट, Buyer status:
This right can be exercised when buyer fails to pay the price. Buyer may be solvent, insolvent. Right देखो of stoppage in transit. ये जो राइट ऑफ लियन है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि बायर सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये राइट चाहे सॉल्वेंट है चाहे इंसॉल्वेंट है, कभी भी एक्सरसाइज किया जा सकता है। बस जरूरी क्या है कि सेलर अनपेड सेलर है, उसे प्राइस पे नहीं करी गई है। जबकि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या होता है, इट कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली व्हेन द बायर इज इंसॉल्वेंट। स्टॉपेज इन ट्रांजिट तो मैं कब से गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ कि सर स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट तो केवल तब मिलता है जब बायर इंसॉल्वेंट हो गया हो, अदरवाइज ये राइट स्टॉपेज इन ट्रांजिट का नहीं मिलता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पढ़ भाई। Possession of goods. The goods should be in the actual and physical possession of the seller. The seller should have parted with the possession of the goods for the transmission to the buyer. The carrier Bailey should have the goods in his custody and should not have delivered it to the buyer. The goods should be in the actual and physical possession of the seller to exercise his right of lien। ये बात मैंने आपको पहले ही बोल दी थी, ये बात मैंने आपको पहले ही बोल दी थी कि गुड्स जो हैं वो सेलर के फिजिकल पोजेशन में होने चाहिए, तो ही वो राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकता है, चाहे वो किसी भी कैपेसिटी में हो, सेलर की कैपेसिटी में हो, बेली की कैपेसिटी में हो। बट उन गुड्स का फिजिकल पोजेशन अपने पास में दबा के रखने का राइट ही तो राइट ऑफ लियन होता है। So the good should be in the actual and physical possession of the seller, तो ही वो right of lien exercise कर पाएगा। And right of stoppage in transit में the seller should have parted with the possession of the goods for transmission to the buyer। सर जब तक सेलर के पास में गुड्स था वो लियन का राइट एक्सरसाइज कर सकता था, जैसे ही उसने ट्रांजिट में गुड्स डाला उसने पार्ट विथ कर दिया पोजेशन ऑफ गुड्स, यानी कि उसने अपने पास से पोजेशन छोड़ दिया, तो वैसे ही राइट ऑफ लियन खत्म हुआ और राइट ऑफ यदि और ट्रांजिट चालू हुआ, राइट ऑफ नहीं ट्रांजिट चालू हुआ, तो जैसे ही ट्रांजिट चालू होता है ना वैसे ही राइट ऑफ लियन खत्म हो जाता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट चालू होने से पहले ही राइट ऑफ लियन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो सर राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज किया जाए उसके लिए जरूरी है कि फिजिकल पोजेशन सेलर के पास में ही हो, जबकि either the seller should have parted with the possession of the goods for transmission to the buyer। सर स्टॉपेज इन ट्रांजिट के लिए तो ये जरूरी है कि ट्रांजिट चालू हो, तो ट्रांजिट कब चालू होगा, तो ट्रांजिट तब चालू होगा जब सेलर ने अपना पोजेशन गुड्स का छोड़ दिया है, तब चालू होगा। द कैरियर और बेली शुड हैव द गुड्स इन हिज कस्टडी एंड शुड नॉट हैव डिलीवर्ड इट टू द बायर। बायर को अभी तक डिलीवर नहीं किया है, माल कैरियर की या बेली की कस्टडी में ही है, तो ही ट्रांजिट चालू है, तो ही राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगेगा। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई डाउट है क्या डाउट? नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट। नहीं सर तो जोर से बोलता है, नंबर भी थोड़े अच्छे आने हैं आपसे, और देव और अच्छे नंबर लाना। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट एंड पॉइंट पढ़ भाई, लियन का एंड पॉइंट क्या है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट का एंड पॉइंट क्या है? The right of lien gives rise to the right of stoppage in transit, and to exercise this right, the seller must have lost his right of lien. जैसे ही राइट ऑफ लियन खत्म होता है, सेलर ने ट्रांजिट में माल को डाला, वैसे ही उसका लियन का राइट खत्म। तो सर अब ये भविष्य में पता पड़ेगा कि राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मिलता है या नहीं। कब मिलेगा स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट? जब ट्रांजिट के दौरान बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सर जैसे ही स्टॉपेज इन ट्रांजिट चालू मतलब ट्रांजिट चालू होता है, वैसे ही राइट ऑफ लियन खत्म हो जाता है। तो सर इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है टू एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट द सेलर मस्ट हैव लॉस्ट हिज राइट ऑफ लियन। उसका राइट ऑफ लियन खत्म होगा तभी तो ट्रांजिट चालू होगा, और तभी तो यदि प्रोबेबिलिटी बनेगी तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट एक्सरसाइज हो पाएगा। यानी आपको स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट एक्सरसाइज करना है तो आपका राइट ऑफ लियन खत्म हो जाना चाहिए, तभी एक्सरसाइज कर पाओगे। बहुत सीधी सी बात है। एंड द राइट ऑफ लियन गिव्स राइज टू, एक्चुअल में होना चाहिए था ट्रांजिट, बट इन्होंने लिख दिया राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट ऑफ लियन जो है जब वो खत्म होगा तभी तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट की प्रोबेबिलिटीज बन के वो चालू होगा। सो द राइट ऑफ लियन गिव्स राइज टू द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। पॉइंट नंबर 5, पर्सन एक्टिंग।
person acting, the seller has to exercise this right himself. The seller can exercise this right through the carrier, bailey, with whom the goods are lying. देखो, सेलर जो है उसको ये लियन का राइट खुद से एक्सरसाइज करना होता है, अपने पास में गुड्स दबा के रख लेने का, जब तक कि उनका पेमेंट नहीं मिल जाता तब तक फिजिकल पोजीशन अपने पास रख लेने का। जबकि स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट किसके थ्रू एक्सरसाइज होगा सर? जो माल को कैरी कर रहा है उसके थ्रू एक्सरसाइज होगा, या फिर जो बेली जो गुड्स को लेके जा रहा है, जिसके पास में वो गुड्स पड़े उसके थ्रू एक्सरसाइज होगा। क्योंकि ट्रांजिट तो खुद लेके जा रहा हो फिर काहेगा ट्रांजिट, ठीक है? खुद नहीं लेके जा रहा है, कैरियर लेके जा रहा है तो ट्रांजिट चालू होता है। तो सर ये कैरियर या बेली जो उस माल को लेके जा रहा है उसके थ्रू ये राइट एक्सरसाइज होगा। क्या ये तुमको राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट और ट्रांजिट क्या होता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब कब एक्सरसाइज किया जा सकता है, उसके लिए जरूरी बातें क्या क्या हैं, ट्रांजिट कब खत्म होता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट और लियन के बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, क्या ये बात पता पड़ी? बोलिए हाँ या ना। यस। तो सर अब तीसरा आता है राइट ऑफ रीसेल, राइट ऑफ रीसेल। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय दी बायर, इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय दी बायर, ये करते हैं और फिर आज खत्म करते हैं। इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय दी बायर, देखो एक बार पढ़ इसको देव। Basic rule: the unpaid seller's right of lien, stoppage in transit is not affected by any sale, pledge of the goods made by the buyer. देखो ये एक्सेप्शंस हैं जो अभी अपन ने पढ़ा उसके, तो बेसिक रूल क्या है कि सर अनपेड सेलर के अभी तक अपन ने दो राइट पढ़ लिए हैं, राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट इफेक्टेड बाय एनी सेल और प्लेज ऑफ द गुड्स मेड बाय बायर। सर देखो, सेलर ने बायर को माल बेचा, जब तक माल का फिजिकल पोजेशन नहीं दिया तब तक राइट ऑफ लियन सेलर के पास में रहा, ठीक है? अभी माल का फिजिकल पोजेशन कैरियर को दे दिया, तो सर यहाँ पर यदि बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो एक राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मिल जाएगा सेलर को कि वो गुड्स को ट्रांजिट में ही, रास्ते में ही रुकवा सकता है, ठीक है? सर ये जो सेलर का राइट ऑफ लियन है या ये जो सेलर का राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, सर it is not affected by any sale or pledge of the goods made by the buyer। इस बायर ने फर्दर उन गुड्स को सेल कर दिया है या उन गुड्स को गिरवी रखने की किसी के साथ में बात कर ली है, तो भी ये राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट इफेक्ट नहीं होगा, ये एज इट इज बने हुए रहेंगे सेलर के पास में, ठीक है? बायर ने उन गुड्स को सेल या गिरवी रखने की या कैसे भी बात कर ली है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बायर के सेलर के जो राइट्स हैं, राइट ऑफ लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ये इफेक्ट नहीं होंगे यदि बायर ने फर्दर उन गुड्स को सेल कर दिया है या प्लेज कर दिया है बायर ने, ठीक है? देखो इसको एक्चुअल में अच्छे से समझाने के लिए थोड़ा सा टाइम और लगेगा, तो इसको अपन और कर लेते हैं इस टॉपिक को और आगे कंटिन्यू करते हैं राइट ऑफ रीसेल, ठीक है? और इस चैप्टर को 2 दिन में खत्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए, कल क्या है? सैटरडे है ना? कल शाम को इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरे ख्याल से आज मैंने आपको केवल और केवल स्टॉपेज इन ट्रांजिट कराया है। ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन होता है, लियन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाले जो है ना, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन होते हैं, तो इनको अच्छे से करना। चलो आज की क्लास यहीं पर खत्म की जाती है।